जब मैं इस दुनिया में आया तभी अचानक सिस्टम ने मुझे कई अनबिलीवेबल चीट एबिलिटीज में से एक चुनने के लिए मजबूर कर दिया और जैसे ही मैंने उन ऑप्शंस को देखा मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये सच में एग्जिस्ट करते हैं। पहला था टाइम पर कंट्रोल, दूसरा इन्फिनिट स्पेस, तीसरा फेट की गाइडेंस और चौथा कॉज एंड इफेक्ट का थ्रेड। लेकिन जैसे ही मेरी नजर पांचवें ऑप्शन पर पड़ी मैं कुछ पल के लिए पूरी तरह रुक गया क्योंकि बाकी सबके उलट उस पर सिर्फ दो बेहद सिंपल वर्ड्स लिखे थे, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। मैं काफी देर तक उस अजीब से पांचवें ऑप्शन को घूरता रहा और सोचने लगा कि आखिर कोई एबिलिटी कितनी अब्सर्डली पावरफुल होगी जिसे ऐसा नाम दिया गया हो। सच कहूं तो मैं जेन्युइनली जानना चाहता था कि ये एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ आखिर कितना ताकतवर है, इसलिए बिना एक पल की हेजिटेशन के मैंने पांचवां ऑप्शन चुन लिया। उसके तुरंत बाद मुझे एक फैंटेसी वर्ल्ड में फेंक दिया गया और वहां की धूप इतनी झुलसाने वाली थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर जिंदा भुना जा रहा हो। मैंने पूरी ताकत से अपनी हो सूखी जमीन में दे मारी और चारों तरफ धूल फटकर उड़ने लगी। तियनलैंड रेल्म नाम की इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद मैं कोई चोजन प्रोटैगनिस्ट नहीं बना, ना ही मुझे किसी यंग मास्टर जैसी लग्जूरियस जिंदगी मिली। मैं चाइनोन सेक्ट का सबसे निचले दर्जे का आउटर सेक्ट डिसाइपल बना था, बस एक स्पिरिचुअल फार्मर जिसके पास ना स्पिरिट रूट्स थे, ना बैकग्राउंड और ना ही कोई फ्यूचर। हर दिन मैं सिर्फ खेत जोतता, पानी ढोता, दूसरों की डांट सुनता और ठीक से खाना खाने के लिए भी स्ट्रगल करता रहता था। भूख से मेरा पेट इतनी जोर से गुर्राने लगा था कि मुझे सच में लगने लगा था शायद मैं इतिहास का पहला ऐसा ट्रांसमाइग्रेटर बन जाऊंगा जो इमॉर्टल सेक्ट के अंदर भूख से मर जाएगा। लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग के अंदर एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी, होस्ट्स एक्सट्रीम डिजायर टू सर्वाइव हैज बीन डिटेक्टेड, कनेक्टिंग टू द एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ सिस्टम, कनेक्शन सक्सेसफुल, डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूबी गिफ्ट पैक, प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ द 5 सुप्रीम लॉज एज योर स्टार्टिंग टैलेंट। अगले ही पल पूरी दुनिया फ्रीज हो गई, हवा चलना बंद हो गई, बादल रुक गए, यहाँ तक कि आसमान में उड़ते पक्षी भी ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने उन्हें हवा में कील ठोकर रोक दिया हो। हवा में उड़ती धूल तक पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि मुझे पता था ये कोई इल्यूजन नहीं था। जिस चीट का मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते इंतजार कर रहा था वो आखिरकार आ चुका था। एक एक करके 5 चमकते हुए लाइट स्फीयर्स मेरे सामने प्रकट हुए। लॉ ऑफ टाइम, कंट्रोल द पास्ट एंड फ्यूचर विद अ सिंगल थॉट यू मे रिवर्स द फ्लो ऑफ टाइम इटसेल्फ। लॉ ऑफ स्पेस, ट्रैवल अक्रॉस डायमेंशंस एंड थ्रू आउट द यूनिवर्स इन अ सिंगल स्टेप क्रॉस ओशंस ऑफ स्टार्स। लॉ ऑफ फेट, रीराइट डेस्टिनी इटसेल्फ, ऑल लिविंग बीइंग्स शैल बिकम योर puppets. Law of cause and effect, those touched by it are doomed to certain death. You shall become untouchable by all powers. उनमें से हर एक टेरिफाइंग स्पेशल इफेक्ट्स और ओवरवेलमिंग प्रेशर से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इनमें से कोई भी अकेला पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। शौक में मेरी आंखें फैल गईं और सच कहूं तो मेरा मन कर रहा था कि आंखें बंद करके रैंडमली कोई भी चुन लूं क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा इंसेन था। लेकिन तभी मेरा पेट फिर से गुर्राया और उस दयनीय आवाज ने मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस बनने के सपने से खींचकर सीधा रियलिटी में वापस लापटा। मैंने अपनी धूप से जली हुई काली पड़ चुकी बाहों की तरफ देखा, फिर सामने फैले उस अंतहीन खेत को घूरा जिसे अभी भी जोतना बाकी था और उसी पल मेरे दिमाग में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। क्या टाइम कंट्रोल करने से खेत जोतने में मदद मिलती? नहीं। क्या स्पेस ट्रैवल करने से पानी ढोना आसान हो जाता? बिल्कुल नहीं। फेट और कार्मा सुनने में कूल लग रहे थे लेकिन इस वक्त मुझे किसी कॉस्मिक प्रिंसिपल की नहीं बल्कि भरे हुए पेट की जरूरत थी। इसीलिए मैं धीरे धीरे आखिरी ऑप्शन की तरफ मुड़ा। वो बाकी सब में सबसे सिंपल और सबसे कम नोटिसेबल था, बस एक साधारण सफेद लाइट स्फीयर जिसके ऊपर कोई फ्लैशी इफेक्ट तक नहीं था, सिर्फ दो बड़े और सिंपल वर्ड्स, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ अच्छी थी, बहुत अच्छी। अगर मेरे पास इनफ स्ट्रेंथ हो तो हो का एक स्विंग पूरा बड़ा खेत जोत सकता था। मैं 2 एक्स्ट्रा बकेट्स पानी उठा सकता था। स्पिरिट राइस की हार्वेस्ट बेहतर होती तो मैं ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स कमा सकता था और ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स मिलते तो आखिरकार स्टीम्ड बन्स खरीद कर पेट भर सकता था। टाइम, स्पेस, फेट, कर्म, इनमें से कुछ भी मेरे लिए मायने नहीं रखता था। मैंने बिना हिचकिचाए कहा, आई चूज द 5th ऑप्शन, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। मैकेनिकल वॉइस ने तुरंत जवाब दिया, होस्ट सिलेक्शन कंप्लीट। ट्रू ग्रेटनेस lies within simplicity. Strength is the foundation of all things. Congratulations, host, for reaching the origin of power. All system functions are now being transferred, beginning self-installation. We hope you enjoy your meal. मैं अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि अचानक एक गर्म लहर मेरे पूरे शरीर में फैल गई और फिर वो रोबोटिक आवाज ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। मेरे आसपास की जमी हुई दुनिया फिर से चलने लगी, कीड़ों की आवाज वापस आ गई, हवा फिर बहने लगी। मैं काफी देर तक वहीं चुपचाप खड़ा रहा, पूरी तरह स्टैंड। सच कहूं तो मुझे लगा मेरे साथ स्कैम हो गया है। रुकिए, बस इतना ही? दूसरे लोगों के सिस्टम्स में लॉटरीज होती हैं, एक्सचेंज शॉप्स होती हैं, डेली साइन इन्स होते हैं, कम से कम कोई कस्टमर सर्विस तो होती है, लेकिन मेरा सिस्टम कमाल है। एक ऑप्शन चुनवाया और फिर तुरंत गायब हो गया, आफ्टर सेल्स सपोर्ट तक नहीं छोड़ा। मैं अभी अपनी फ्रस्ट्रेशन दबाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी पास से एक तीखी मॉकिंग आवाज सुनाई दी, अरे ये लिनफन नहीं है? चिनोन सेट का महान आलसी निकम्मा अपनी स्पिरिट राइस की देखभाल क्यों नहीं कर रहा? ऐसे बैठा है जैसे मरने का इंतजार कर रहा हो। जो आदमी आया था उसका नाम डिकन ले था, आउटर सेक्ट का मैनेजर, एक बेहया साइकोफेंट जो सिर्फ बूटलिकिंग करके अपनी पोजीशन तक पहुंचा था। उसका सबसे पसंदीदा काम था हम जैसे लोली स्पिरिचुअल फार्मर्स को परेशान करना जिनके पास ना बैकिंग थी ना कनेक्शंस। वो राइस फील्ड के किनारे चलता हुआ आया और मेरी
लगभग मर चुकी स्पिरिट राइस पर नजर डालते ही उसके चेहरे पर डिस्गस्ट भरी एक्सप्रेशन आ गई। फिर उसने अपना पैर उठाया और उस पानी की बकेट को लात मारकर गिरा दिया जिसे मैं अभी अभी भरकर लाया था। वो बकेट जोर से जमीन पर गिर गई और जो पानी मैं 2 पहाड़ दूर से इतनी मेहनत करके लाया था वो पल भर में सूखी धरती पर फैल गया और झुलसाती गर्मी में तुरंत भाप बनकर उड़ने लगा। मेरे हाथ इतनी जोर से भींच गए कि नाखून लगभग हथेली में धंसने लगे। वो पानी मैं अपने हाथों से उठाकर यहाँ तक लाया था, लेकिन डिकिनले ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे मेरे चेहरे पर दिख रहा गुस्सा दिखाई ही नहीं दे रहा हो। उसने धीरे से अपनी रोब में से एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला, उसे मेरी आंखों के सामने लहराया और फिर कैजुअली वापस अपनी स्लीव में डाल लिया। उसके बाद वो तिरस्कार से हंसते हुए बोला, इस महीने तुम्हारी फसल यहाँ सबसे खराब है। सेक्ट रूल्स के हिसाब से तुम्हारी पेमेंट कम कर दी जाएगी। तुम्हारे जैसे लेजी ट्रैश को अपनी औकात पता होनी चाहिए। स्पिरिट राइस तक ठीक से नहीं उगा सकता और कल्टीवेशन के सपने देखता है, वो फैंटेसी अगले जन्म के लिए बचा कर रख। उसकी बातें सुनते ही मेरे सीने में गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन जैसे ही मैंने उसके पीछे खड़े लैकीज को देखा जिनकी कल्टीवेशन मुझसे कहीं ज्यादा थी, मैं बस मजबूरी में सब सह गया। डिकिनले संतुष्टि से सूंघते हुए अपने आदमियों के साथ वापस मुड़ गया और जाते जाते बड़बड़ाया, स्पिरिट रूट्स के बिना एक मॉर्टल अभी भी सोचता है कि वो इमॉर्टल सेक्ट में रहने लायक है। उनके पूरी तरह गायब होने के बाद ही मैंने लंबी सांस छोड़ी और बकेट उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही मैंने हाथ जमीन की तरफ बढ़ाया, मेरी उंगलियां मिट्टी में दबे काले आयरन ओर के एक टुकड़े से टकराईं। मैंने इंस्टिंक्टिवली उसे उठाया, सोचते हुए कि बस किनारे फेंक दूंगा। वो ओआर अपनी अब्सर्ड हार्डनेस के लिए फेमस था। इनर सेक्ट डिसाइपल्स की फ्लाइंग सोर्ड्स तक उस पर निशान छोड़ने में स्ट्रगल करती थी, लेकिन जैसे ही मैंने हल्का सा दबाव डाला, एक धीमी क्रैकिंग साउंड गूंजी और मुट्ठी जितना बड़ा वो ब्लैक आयरन ओर मेरी उंगलियों के बीच तुरंत टूटकर बारीक पाउडर बन गया, बिल्कुल काली राख की तरह। वो धूल मेरी उंगलियों के गैप से फिसलती हुई जमीन पर बिखर गई। मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। काफी देर तक मैं हिल भी नहीं पाया। हल्की हवा चली और उस काले पाउडर को मिट्टी पर फैला दिया, जबकि मैं खाली नजरों से अपने हाथों को और फिर नीचे पड़ी धूल को देखता रहा। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, ये एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ शायद मेरी सोच से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग थी। अगले 3 महीनों में मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि मेरा टैलेंट मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब था। ये कोई टेम्परेरी बस्ट ऑफ पावर नहीं था, ये एंडलेस ग्रोथ थी। हर पल मैं स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था, खाते वक्त स्ट्रॉन्गर, खेती करते वक्त स्ट्रॉन्गर, यहाँ तक कि सांस लेते हुए भी स्ट्रॉन्गर। जो आयरन हो पहले सैकड़ों पाउंड्स भारी लगती थी, अब मेरे हाथों में भूसे से भी हल्की महसूस होती थी। मैं एक हाथ से पानी के बड़े बड़े जार्स उठाकर आराम से चलता था, न पसीना आता था न सांस फूलती थी। और स्टार स्पिरिट फील्ड्स जोतने की मेरी स्पीड तो डाउनराइट टेरिफाइंग हो चुकी थी। जो काम बाकी डिसाइपल्स को पूरा करने में 3 दिन लगते, मैं उसे आधे दिन से भी कम में खत्म कर देता। बस एक चीज कभी नहीं बदली, मेरे शरीर में अब भी स्पिरिचुअल एनर्जी का नामो निशान नहीं था। इसीलिए बाकी सबकी नजरों में मैं अब भी वही इनसिग्निफिकेंट आउटर सेक्ट स्पिरिचुअल फार्मर था। और सच कहूं तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे लिए सिर्फ स्ट्रॉन्गर होना ही काफी था। इमॉर्टल बनना या ना बनना उससे कहीं बाद की बात ही, पहले पेट भरने लायक खाना होना जरूरी था। 3 महीने बाद मैं खेत के किनारे चुपचाप खड़ा सुनहरी स्पिरिट राइस को हवा में लहराते हुए देख रहा था और खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। हर दाना भारी और भरा हुआ था, उसके ऊपर हल्की स्पिरिचुअल लाइट चमक रही थी और चावल की खुशबू हवा में फैल रही थी। ये वही हार्वेस्ट थी जिसके लिए मैंने पिछले 3 महीने जान लगाकर मेहनत की थी। मेरे हिसाब से इसे आराम से 100 से ज्यादा लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में बदला जा सकता था। जिस दिन मुझे वो पैसे मिलते, उस दिन ना सिर्फ मैं फाइनली स्टीम्ड बन्स खा पाता, बल्कि शायद एक पूरी बोल नूडल्स भी ऑर्डर कर सकता था। मैं खेत के पास बैठकर राइस स्टॉक्स को उंगलियों से धीरे धीरे रगड़ते हुए सोच रहा था कि सबसे पहले क्या खाऊंगा। लेकिन तभी अचानक आसमान में ऐसा डेफनिंग थंडर फटा जैसे खुद स्वर्ग 2 हिस्सों में टूट गया हो। मैंने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा और पाया कि जो आसमान अभी साफ था वो पल भर में अंधेरे से भर गया। काले स्टॉर्म क्लाउड्स हिंसक तरीके से घूम रहे थे और पर्पल लाइटनिंग पूरे आकाश को चीर रही थी। एक काली और एक नीली लाइट स्ट्रीम जमीन से 10,000 मीटर ऊपर आपस में टकरा रही थी और हर कोलिजन इतना भयानक एक्सप्लोजन पैदा कर रहा था कि पूरा आसमान चमक उठता था। सैकड़ों माइल्स के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी तक बेकाबू होकर उफान मारने लगी। इमॉर्टल्स लड़ रहे हैं। मेरा चेहरा तुरंत बदल गया और जैसा मुझे डर था, अगले ही पल आसमान से एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी। नीली रोशनी के अंदर से चाइनॉन सेक्ट के सुप्रीम एल्डर ने क्रोध में चिल्लाया, स्वानमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिनोन सेक्ट की टेरिटरी में घुसने की? तभी काली रोशनी में से ओल्ड डीमन स्वानमिंग की सिनिस्टर हंसी सुनाई दी, असेंशन मैप मुझे सौंप दो, वरना आज इस पहाड़ के हर डिसाइपल को मार डालूंगा। और बस उसी पल 2 यूएन यिंग लेवल कल्टीवेटर्स आसमान में भयानक तरीके से लड़ने लगे। सेक्ट के कल्टीवेटर्स के लिए ये सुप्रीम एक्सपर्ट्स की बेहद रेयर बैटल थी, लेकिन मेरे लिए ये प्योर बैड लक से ज्यादा कुछ नहीं था। और जैसा मैंने सोचा था, उनकी टेक्निक्स की एक और वायलेंट क्लैश के बाद अनकंट्रोल्ड आफ्टरमैथ एक विशाल शॉक वेव में बदल गया, जो नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था और सीधे आसमान से नीचे गिर रहा था। दूर पहाड़ों के जंगल पल भर में नष्ट हो गए। आउटर सेक्ट डिसाइपल्स के घर एक एक करके ढहने लगे और हर तरफ टेरिफाइड स्क्रीम्स फैल गईं। फिर मैंने उसे देखा, वो टॉर्नेडो जैसी वायलेंट वेव सीधे मेरी स्पिरिट राइस फील्ड की तरफ आ रही थी। मेरी फसल, मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं। मैंने बिना सोचे समझे खुद को खेत के अंदर फेंक दिया। मैंने अपनी बाहें पूरी फैलाकर उस स्पिरिट
स्पिरिट राइस को डेस्परेटली प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया जो हार्वेस्ट होने ही वाली थी। एक टेरिफाइंग फोर्स तेज रफ्तार ट्रेन की तरह मेरी पीठ से टकराई। अगर कोई और होता तो उसकी हड्डियां और मांस उसी पल फट जाते, लेकिन मेरा शरीर बस हल्का सा कांपा और मैं धरती में गढ़े कील की तरह मजबूती से खड़ा रहा। उस अटैक को सहते हुए मैं आसमान में लड़ रहे उन दोनों बूढ़े मॉन्स्टर्स को उनकी पूरी ब्लड लाइन समेत मन ही मन गालियां देता रहा। मुझे लगा अगर थोड़ा और एंड्योर कर लूं तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कौन सोच सकता था कि तभी स्वान मिंग को एहसास हो गया कि वो हार रहा है। उसका चेहरा विशस तरीके से मुड़ गया और बिना हेजिटेशन के उसने अपना सबसे सीक्रेट ट्रेजर बाहर निकाल लिया। अचानक आसमान में एक विशाल कंपास प्रकट हुआ जो इतनी हिंसक गति से घूम रहा था मानो खुद स्वर्ग को कुचल देना चाहता हो, और एक ही पल में उसकी विशाल शैडो माइल्स तक फैल गई। एक एंशिएंट और टेरिफाइंग नेचुरल लॉ नीचे मौजूद हर चीज पर उतर आई। सुप्रीम एल्डर का चेहरा तुरंत बदल गया और वो जोर से चिल्लाया, ये बुरा हुआ, ये कार्मिक लॉ आर्टिफैक्ट है। उसी पल पेड़ों की ग्रोथ रुक गई और वो तेजी से सूखने लगे। कल्टीवेटर्स के शरीरों के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी जबरदस्ती खींची जाने लगी, जिससे उनकी ऑरस तेजी से कमजोर हो गई और यहाँ तक कि सभी लिविंग बीइंग्स की लाइफ फोर्स भी खत्म होने लगी। मुझे भी महसूस हुआ कि मुझसे कुछ छीना जा रहा है, लेकिन सच कहूं तो वो लॉस इतना छोटा था कि मैं मुश्किल से नोटिस कर पाया। लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें अचानक फैल गईं जब मैंने नीचे अपने सेक्रेट स्पिरिट राइस की तरफ देखा। नहीं, स्पिरिट राइस की असली एसेंस उसकी ग्रोथ थी, उसका मैच्योर होना था। हर दाने के अंदर मौजूद वो जीवन था और उस हेवनली कंपास की पावर के नीचे मैं हेल्पलेस होकर देखता रह गया कि मेरी सुनहरी स्पिरिट फील्ड मेरी आंखों के सामने तेजी से पीली पड़ रही है, सूख रही है और डिके हो रही है। फिर एक हल्की सी आवाज के साथ पूरा खेत राख में बदल गया। हवा धीरे से चली और वो राख मेरी उंगलियों के बीच से उड़ने लगी। उसी पल मेरी पूरी दुनिया शांत हो गई। मैं खाली नजरों से अपनी हथेली में पड़ी राख को देखता रहा और मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ पूरी तरह टूट चुका है। वो सिर्फ स्पिरिट क्रॉप्स नहीं थे, वो मेरी 3 महीने की जिंदगी थी। वही मेरे स्टीम्ड बन्स थे, वही मेरी रोटी थी, वही चीज थी जो अगले कई दिनों तक मुझे जिंदा रखती। और उसी वक्त आसमान में ओल्ड डीमन स्वान मिंग घमंड से हंसता रहा। इस कंपास फॉर्मेशन के अंदर इंसान हो या वस्तु, सब कुछ मेरे ट्रेजर के लिए ऑफरिंग बन जाएगा। मैंने धीरे धीरे सिर झुकाकर खड़ा होना शुरू किया ताकि कोई मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन ना देख सके। चुपचाप मैंने अपने हाथों में पकड़ी पुरानी घिसी हुई हो को कसकर पकड़ लिया। मेरा नुकसान वापस करो। मैंने ये शब्द जोर से नहीं बोले, लेकिन मेरे अंदर वो थंडर की तरह गूंज उठे। मैंने हो का सिरा आसमान में उस काली आकृति की तरफ तान दिया जो खुद को किसी सुप्रीम गॉड की तरह समझ रहा था। फिर मैंने अपना स्टांस उसी फेमिलियर पोस्चर में एडजस्ट किया जिसे मैं हजारों बार दोहरा चुका था, परफेक्ट फार्मिंग स्टांस। और अपनी बाहों की पूरी ताकत के साथ मैंने हो को पूरी शक्ति से नीचे घुमा दिया। ना कोई स्पिरिचुअल एनर्जी थी, ना कोई मैजिकल लाइट, ना कोई फ्लैशी फेनोमेनन और ना ही कोई हेवनली मिरेकल। वहां सिर्फ प्योर एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ थी। जैसे ही हो आगे बढ़ी, मेरे सामने की हवा अचानक कॉम्प्रेस होकर एक फैन शेप्ड वेव में बदल गई और फिर पूरी तरह गायब हो गई, जिससे एक विशाल सफेद वैक्यूम शॉक वेव बनी जो नंगी आंखों से साफ दिखाई दे रही थी। जहां जहां वो वेव गुजरी वहां स्पेस खुद फ्रैजाइल पेपर की तरह फटने लगी और आसमान में काउंटलेस ब्लैक रैक्स विस्फोट की तरह फैल गईं, जबकि टूटे हुए फ्रैगमेंट्स शैटर्ड ग्लास की तरह चारों तरफ बिखरने लगे। ओल्ड डीमन स्वान मिंग के चेहरे पर जमी एरोगेंट स्माइल उसी पल जमकर रह गई। जिस हेवनली कंपास पर उसे इतना घमंड था, वो उस प्योर फिजिकल फोर्स के नीचे एक ब्लिंक तक सरवाइव नहीं कर पाया और कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ एक्सप्लोड होकर काउंटलेस स्पिरिचुअल लाइट फ्रैगमेंट्स में टूट गया। स्वान मिंग ने तुरंत खून उगला और उसके चेहरे पर एब्सोल्यूट हॉरर भर गया। इम्पॉसिबल, ये कैसी पावर है? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया क्योंकि स्पेस को चीर देने वाली वो शक्ति उसे पूरी तरह निगल चुकी थी। ना कोई एक्सप्लोजन हुआ, ना कोई स्क्रीम। उसके पीछे खड़े विशाल पहाड़ के आधे हिस्से समेत उसका शरीर धूल से भी बारीक पार्टिकल्स में पीस दिया गया और इस दुनिया से पूरी तरह इरेज हो गया। मरने से पहले उसके दिमाग में सिर्फ एक आखिरी थॉट बची थी, ओवरवेलमिंग फियर और कंफ्यूजन से भरी हुई, जो आसमान में गूंज उठी। ये कौन सा सुप्रीम लॉ है? मैं टूटे हुए खेत के पास चुपचाप खड़ा रहा जबकि मेरे हाथों में पकड़ी हो अचानक जोरदार क्रैक के साथ बीच से टूट गई। मैंने उस पहाड़ की तरफ देखा जो एकदम साफ तरीके से बीच से कट चुका था। उसका कट इतना स्मूथ था जैसे पॉलिश्ड ग्लास हो। फिर मैंने कैजुअली अपना सिर खुजलाया, टूटी हुई हो को किनारे फेंका और बड़बड़ाया, कौन सा लॉ? यहाँ कोई लॉ नहीं है, ये तो बस प्योर फोर्स है। इतना कहने के बाद मेरी आसमान की तरफ देखने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं बची। मैंने सिर नीचे किया और वापस रूइंड फील्ड की तरफ लौट गया। बिखरी हुई राख के बीच मैं काफी देर तक अफसोस के साथ तलाश करता रहा और आखिरकार हर जगह खोदने के बाद मुझे स्पिरिट राइस की सिर्फ आधी जली हुई एक स्टॉक मिली जो पूरी तरह राख नहीं बनी थी। मैंने थकी हुई लंबी सांस छोड़ी और उस दयनीय आधे राइस स्टॉक को उठाकर अपनी टूटी फूटी छोटी हट की तरफ वापस चल पड़ा। मेरे लिए एक नेसेंट सोल ओल्ड डीमन को पल्वराइज कर देना और आधा पहाड़ फ्लैटन कर देना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना ये सोचना कि मैं कल क्या खाने वाला हूँ। लेकिन आसमान के बहुत ऊपर चिनोन सेक्ट का सुप्रीम एल्डर, जिसने शुरू से आखिर तक सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, वो पूरी तरह स्टन्ड हो चुका था। सुप्रीम एल्डर खाली नजरों से उस पहाड़ को घूरता रह गया जो इतनी सफाई से बीच से कट चुका था कि वो किसी मिरर जैसा लग रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी नजर मेरी पीठ की तरफ
घुमाई जबकि मैं बैटलफील्ड से दूर चलता जा रहा था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन वो डर नहीं था, वो ओवरवेलमिंग एक्साइटमेंट और डिसबिलीफ था। उसी पल उसे चाइनन सेक्ट के अंदर पीढ़ियों से चली आ रही 10,000 साल पुरानी एक लेजेंड याद आ गई। एंशिएंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनके सेक्ट का फाउंडिंग एंसेस्टर कोई स्पिरिचुअल कल्टिवेटर नहीं था, बल्कि एक एंशिएंट बॉडी कल्टिवेटर था जिसका पाथ इस दुनिया से बहुत पहले गायब हो चुका था। लेजेंड कहती थी कि वो कभी हेवंस में असेंड नहीं हुआ, इसके बजाय वो सेक्ट के अंदर ही छिपा रहा, खुद को एक मॉर्टल की तरह डिस्गाइज करके ऑर्डिनरी लोगों के बीच जीता रहा और सही समय आने का इंतजार करता रहा। सुप्रीम एल्डर जितना ज्यादा इस बारे में सोचता गया, उसकी आंखें एक्साइटमेंट से उतनी ही लाल होती गईं। एक अटैक में कारमा ट्रेजर डिस्ट्रॉय हो गया, सिर्फ फिजिकल फोर्स ने स्पेस को चीर दिया। ये ऐसी डिवाइन स्ट्रेंथ है जो लॉज को भी सरपास करती है। डाओ ऑफ स्ट्रेंथ की परफेक्शन, मैं गलती नहीं कर सकता। वो सीनियर, वही हमारे सेक्ट के हिडन एंसेस्टर हैं। बेकाबू होकर कांपे हुए उसने तुरंत कम्युनिकेशन जेड स्लिप निकाली और पूरी ताकत से चिल्लाया, तुरंत सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करो, हमारे चिनो सेक्ट के हिडन एंसेस्टर जाग चुके हैं। इतना कहते ही अत्यधिक खुशी के कारण उसकी आंखें पलट गईं और वो वहीं बेहोश होकर सीधे आसमान से नीचे गिर पड़ा। दूसरी तरफ मैं अपनी टूटी फूटी हट के अंदर चुपचाप बैठा था और हाथ में पकड़ी आधी स्पिरिट राइस स्टॉक को घूर रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या इतना चावल एक वक्त के खाने के लिए भी काफी होगा? ज्यादा देर नहीं हुई थी, सेक्ट मास्टर चू तियन को कई पीक मास्टर्स के साथ वहां पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने बीच से कटे हुए पहाड़ को देखा, सब पूरी तरह खामोश हो गए। पीक मास्टर डैंडिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, जबकि पीक मास्टर लायांग ने उस स्लैश के आसपास बची हुई ऑरा को केयरफुली एग्जामिन किया और शॉक से लगभग गिर ही पड़ा। उस कट के अंदर ना स्पिरिचुअल एनर्जी थी, ना मैजिकल टेक्निक्स के ट्रेसेस, वहां सिर्फ प्योर डिस्ट्रक्शन की इमेजिनेबली टेरिफाइंग पावर बची थी। यहाँ तक कि स्पेस के अंदर पड़े क्रैक्स भी अब तक पूरी तरह हील नहीं हुए थे। ये इम्पॉसिबल है, कोई युआनिंग कल्टीवेटर ऐसा नहीं कर सकता। ये तो वॉइड सेंट की कैपेबिलिटीज को भी सरपास करता है। ये वो ट्रू पावर है जो सभी लॉज को शैटर कर सकती है। चू तियंको ने गहरी सांस ली और बैटलफील्ड को फिर से ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा, लेकिन आखिरकार उसकी नजर उस एकमात्र जगह पर जाकर टिक गई जो पूरी तरह अनटच्ड बची थी, मेरी स्पिरिट फील्ड। वो जमीन एक्सप्लोजन्स और मैजिकल अटैक्स के बिल्कुल सेंटर में थी, फिर भी वो सुरक्षित थी। और सबसे टेरिफाइंग बात ये थी कि उसकी मिट्टी पूरी पिच ब्लैक हो चुकी थी, जबकि उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी डेंस हो गई थी कि उसे मेजर करना लगभग इम्पॉसिबल था। अर्थ वेन्स में स्पेशलाइज करने वाले एक वीक मास्टर तुरंत नीचे झुकर मिट्टी इंस्पेक्ट करने लगे और अगले ही पल शॉक में चीख पड़े, सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट सॉइल नहीं, ये तो सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट सॉइल से भी 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। यहाँ उगाई गई कोई भी स्पिरिचुअल प्लांट सिर्फ 100 साल में मैच्योर हो जाएगी। उसी पल सभी पीक मास्टर्स के दिमाग में काउंटलेस थॉट्स उमड़ने लगे। जब एंसेस्टर ने हमला किया, वो ठीक यहीं खड़े थे। उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया था, उन्होंने इन क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया था और अपनी डिवाइन लॉ ब्रेकिंग पावर के कारण उन्होंने गलती से ऑर्डिनरी लैंड को अनपैरेलल्ड सेक्रेड फील्ड में बदल दिया। इनक्रेडिबल! एक मूव में उन्होंने क्रॉप्स को भी बचाया और युआनिंग ओल्ड मॉन्स्टर को भी पीछे धकेल दिया। यही एक ट्रू सुप्रीम एक्सपर्ट का डिमीनर होता है। जितना ज्यादा वो लोग सोचते गए, उतना ही ज्यादा कन्विंस्ड होते गए। चू तियनको ने तुरंत ऑर्डर्स दे दिए, आज जो कुछ भी हुआ वो चिनोन सेट का हाईएस्ट सीक्रेट बनेगा। जो भी ये इन्फॉर्मेशन लीक करेगा, उसकी कल्टीवेशन क्रिपल कर दी जाएगी और उसे तुरंत सेट से निकाल दिया जाएगा। इस जगह को अब सेक्रेट ग्राउंड माना जाएगा। परमिशन के बिना कोई यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। पूरा सेट सीक्रेटली हमारे उस एंसेस्टर को ढूंढेगा जिन्होंने खुद को मॉर्टल बनाकर छिपाया हुआ है, लेकिन कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम लोग सिर्फ दूर से ऑब्जर्व कर सकते हो। और बस ऐसे ही पूरा चियोनन सेक्ट मेरी वजह से हाईएस्ट स्टेट ऑफ अलर्ट में चला गया, जबकि मुझे इन सब बातों की बिल्कुल खबर नहीं थी। उस रात मैं अपनी टूटी हुई हट में आराम से सोया। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली और मैंने खाली पड़े खेत को देखा, तो एक पल के लिए मेरा दिल दर्द से कस गया, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया। अगर क्रॉप्स खत्म हो गए थे तो मैं नए उगा सकता था। जब तक मैं जिंदा था, मुझे खाना तो खाना ही था। मैं हट के अंदर एक हिडन कॉर्नर की तरफ गया, फ्लोर की एक लूज टाइल हटाई और उसके नीचे से ऑयल पेपर में लिपटा एक छोटा क्लॉथ पाउच सावधानी से बाहर निकाला। जैसे ही मैंने उसे खोला, उसके अंदर 3 राइस सीड्स दिखाई दिए जो सोने की तरह चमक रहे थे। वो ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने उन्हें प्योर गोल्डन मेटल से फॉर्ज किया हो। मुझे वो सीड्स 3 साल पहले मिले थे, ठीक तब जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था। उस समय मैंने आधी ब्रेड के बदले उन्हें एक बूढ़े स्टार्विंग फार्मर से लिया था जो भूख से मरने की हालत में लग रहा था। उस बूढ़े ने मुझे बताया था कि ये एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन टूथ राइस के सीड्स हैं और उसके मुताबिक सिर्फ एक ग्रेन किसी इंसान की पूरी फेट बदलने के लिए काफी था। उस वक्त मुझे लगा था कि वो बस बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो सीड्स जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिख रहे थे, मैं उन्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। और अब मेरी बची हुई सारी उम्मीद सिर्फ उन्हीं 3 सीड्स पर टिकी हुई थी। मैं चुपचाप फील्ड के किनारे पहुंचा और देखा कि मिट्टी पूरी पिच ब्लैक हो चुकी थी और अजीब तरह से फर्टाइल लग रही थी। मैंने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और तुरंत महसूस किया कि वो कितनी सॉफ्ट और रिच थी। उसके अंदर एस्टोनिशिंग अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बह रही थी। फिर भी मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मुझे बस लगा कि कल रात इमॉर्टल्स की लड़ाई ने किसी तरह जमीन को नरिश कर दिया होगा। मैंने सावधानी से 3 छोटे गड्ढे खोदे और गोल्डन ड्रैगन टूथ राइस के सीड्स एक एक करके उनमें लगा दिए। फिर धीरे धीरे पानी डाला। उस मिट्टी को देखते हुए जिसमें अब मेरी आखिरी उम्मीद दबी थी, मैं आखिरकार फिर से मुस्कुरा दिया। लेकिन वो पीसफुल मोमेंट ज्यादा देर नहीं टिक पाया। अचानक एक ऊंची एरोगेंट आवाज ने
सुबह की शांति तोड़ दी। अरे ये ट्रैश लिनफन नहीं है? लगता है तू किसी तरह कल बच ही गया। मैंने सिर उठाया और तुरंत वांग तेंग को अपनी तरफ आते देखा। वो डिकन ले का नेफ्यू था और अपने अंकल की इन्फ्लुएंस और अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेशन की वजह से आउटर सेक्ट में हर किसी को बुली करता फिरता था। उसके पीछे लैकीज का पूरा ग्रुप चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो करीब आया, सबसे पहले उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी, बल्कि मेरे पैरों के नीचे की ब्लैक स्पिरिचुअल सॉइल पर पड़ी। उसकी आंखें तुरंत ग्रीड से चमक उठी। क्या इनक्रेडिबल लैंड है। फिर वो जोर से हंसा और कैजुअली आधा स्पिरिट स्टोन मेरी तरफ फेंक दिया। टू वर्थलेस ट्रैश, ये जमीन अब मेरी है। वो आधा स्पिरिट स्टोन तेरी कॉम्पेंसेशन है, अब दफा हो जा। मैंने जमीन पर पड़े स्पिरिट स्टोन की तरफ देखा तक नहीं। मैंने शांत आवाज में कहा, सीनियर ब्रदर वांग, ये फील्ड सेक्ट ने मुझे असाइन की है और मैंने अभी यहाँ सीड्स लगाए हैं। सीड्स? वांग तेंग ठंडी हंसी हंसा और सीधे मिट्टी पर पैर रख दिया। फिर उसने जानबूझकर अपनी एड़ी पूरी ताकत से 2 बार घुमाई। जब उसने पैर उठाया, उसकी जूती के नीचे चमकता हुआ गोल्डन रंग चिपका हुआ था। मेरा गोल्डन ड्रैगन टूथ राइस सीड पूरी तरह कुचला जा चुका था। मेरा पूरा शरीर उसी पल फ्रीज हो गया। लेकिन वांग तेंग अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने नीचे मेरी तरफ देखा और क्रूअल एरोगेंट ग्रिन के साथ बोला, तेरे जैसे मर्टल को लगता है कि वो ऐसे ट्रेजर डिजर्व करता है? तेरे सीड को क्रश करना तेरे ऊपर एहसान है। अब अपना गार्बेज उठा और मेरी नजरों से गायब हो जा। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपने हाथों से मिट्टी झाड़ दी। मेरे चेहरे पर ना गुस्सा था, ना डर। मैं बिल्कुल शांत था, जैसे स्थिर पानी। फिर मैंने सिर उठाया, उसकी जूती के नीचे लगे गोल्डन स्टेन को देखा और धीरे से पूछा, तुझे पता भी है वो सीड कितना वैल्यूएबल था? मैंने उसे 3 साल तक बचाकर रखा था। जैसे ही हमारी आंखें मिली, वांग तेंग अचानक किसी वजह से नर्वस हो गया। लेकिन अगले ही पल वो नर्वसनेस एम्बैरेसमेंट और रेज में बदल गई। उसने तुरंत अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाली और उसकी ब्लेड से ब्लेजिंग फ्लेम्स फूट पड़ी। क्या तू बस एक मर्टल है? क्या सच में मेरे जैसे कल्टीवेटर से लड़ने की सोच रहा है? उसके पीछे खड़े लैकीज तुरंत एक्साइटेड हो गए। ये ब्लेजिंग सोर्ड टेक्निक है, वो इडियट मर गया। जलती हुई सोर्ड ऑरा सीधे मेरी तरफ दौड़ी। मैंने हल्का सा भौं सिकोड़ ली। वो मेरे चेहरे पर थोड़ी गर्म महसूस हो रही थी, इसीलिए मैंने कैजुअली अपना दायां हाथ उठाया और हल्के से वांग तेंग के एरोगेंट चेहरे की तरफ थप्पड़ मार दिया। मेरा मूवमेंट पावरफुल भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस कोई अनोइंग फ्लाई हटा रहा हूं। लेकिन जैसे ही मेरी हथेली आगे बढ़ी, उसके सामने की हवा हिंसक तरीके से कंप्रेस हो गई और एक विजिबल व्हाइट क्रेसेंट शेप्ड प्रेशर वॉल बन गई। वांग तेंग की इंप्रेसिव दिखने वाली सोर्ड ऑरा उससे टकराई भी नहीं और बिना आवाज किए तुरंत गायब हो गई। उसके चेहरे पर जमी ग्रिन पूरी तरह फ्रीज हो गई। फिर अगला पल आया, थप्पड़। वो आवाज इतनी जोरदार और क्रिस्प थी कि ऐसा लगा जैसे आसमान में थंडर क्लैप हट गया हो। पूरा आउटर सेट एक पल के लिए शांत हो गया। जैसे ही मेरी हथेली वांग तेंग के चेहरे से टकराई, उसके शरीर पर ऐसी वेट उतरी जो समझ से परे थी और अगले ही पल एक टेरिफाइंग और इंडिस्क्राइबल फोर्स उसके पूरे शरीर में फट पड़ी। एक सर्कुलर व्हाइट सोनिक बूम क्लाउड बाहर की तरफ एक्सप्लोड हुआ और उसके पीछे खड़े सभी डिसिपल्स हवा में उछल गए, जबकि वांग तेंग खुद चीखने तक का मौका नहीं पा सका और सफेद स्मोक ट्रेल छोड़ता हुआ आसमान में एक टाइनी ब्लैक डॉट बन गया। उसने साउंड बैरियर तोड़ दिया और सीधा च्योन सेट के इनर सेट की दिशा में उड़ गया। आसपास के डिसाइपल्स कंफ्यूजन में जमीन पर गिरे पड़े थे और जब वो किसी तरह वापस खड़े हुए तो आसमान और मेरे बीच खाली नजरों से देखते रह गए, जैसे उन्होंने कोई घोस्ट देख लिया हो। काफी देर बाद एक कांपते हुए डिसाइपल ने आखिर पूछा, अभी जो चीज उड़कर गई वो आखिर थी क्या? किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। मैंने बस हल्के से अपना हाथ झटका, जैसे कोई गंदी चीज साफ कर रहा हूँ। फिर मुड़कर वापस नीचे बैठ गया। मैंने सावधानी से कीचड़ में दबे गोल्डन ड्रैगन टूथ राइस सीड के बचे हुए आधे हिस्से को बाहर निकाला। उसकी गोल्डन एसेंस पहले ही मिट्टी में मिल चुकी थी और उसके अंदर लगभग कोई लाइफ नहीं बची थी। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन फिर भी उसे ध्यान से दोबारा लगा दिया। चलो बस कोशिश करते हैं, शायद किसी तरह बच जाए। मेरे लिए वो आधा मरा हुआ सीड जिंदा रहेगा या नहीं, ये सीनियर ब्रदर वांग तेंग को आसमान के पार उड़ा देने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरी तरफ चिनोन सेक्ट के मेन डिस्कशन हॉल में सेक्ट मास्टर चू थियांको और बाकी पीक मास्टर्स अभी भी हिडन एंसेस्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे। एंसेस्ट्रल लैंड को तुरंत फॉरबिडन टेरिटरी डिक्लेयर करना होगा। गोल्डन कोर एल्डर्स को शिफ्ट्स में वहां गार्ड पर भेजो। एंसेस्टर की सीक्रेटली सर्च जारी रखो, लेकिन उनकी मॉर्टल वर्ल्ड कल्टीवेशन को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। वो लोग अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक हॉल के बीचों बीच एक टेरिफाइंग क्रैश हुआ, जिससे पूरी बिल्डिंग जोर से कांप उठी। ऊपर से धूल बरसने लगी और हर एल्डर तुरंत अलर्ट हो गया, जैसे कोई पावरफुल एनिमी आ पहुंचा हो। सभी के शरीरों से स्पिरिचुअल एनर्जी एक साथ फूट पड़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि हुआ क्या है, सब पूरी तरह फ्रीज हो गए। हॉल के बीचों बीच कार्व्ड ट्विन ड्रैगन से लिपटे विशाल ड्रैगन पिलर के अंदर गहराई तक धंसा हुआ एक इंसान था। वांग तेंग के हाथ और पैर अब भी पूरी तरह फैले हुए थे और उसका शरीर उस विशाल ड्रैगन पिलर में ऐसे धंसा हुआ था जैसे किसी ने उसे अनइमेजिनेबल फोर्स से वहां फेंक दिया हो। उसके शरीर की सारी मेरिडियंस पहले ही टूट चुकी थीं और उसकी सांसें लगातार कमजोर होती जा रही थीं। लोग उसे सिर्फ उसके कपड़ों की वजह से पहचान पा रहे थे। जैसे ही पनिशमेंट एल्डर जू वूजी ने उसे देखा, उसका चेहरा तुरंत गुस्से से विकृत हो गया। एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर होने के नाते उसने तुरंत अपनी डिवाइन सेंस फैलाई और अटैक के सोर्स को ट्रेस करते हुए 10 माइल्स दूर तक पहुंच गया, सीधे उसी स्पिरिट फील्ड तक जिसे सेक्ट ने अभी अभी सीक्रेटली एंसेस्ट्रल लैंड डिक्लेयर किया था। अगले ही पल जू वूजी की फ्यूरियस रोअर पूरे आउटर सेक्ट में गूंज उठी। किसकी हिम्मत हुई, किस हरामी
ने मेरे न्यूफ्यू को इस हालत में पहुंचाया, आज उसकी सोल को धूल बना दूंगा। उसकी आवाज खत्म भी नहीं हुई थी कि वो मॉन्स्ट्रस किलिंग इंटेंट से भरी गोल्डन लाइट में बदल गया और सीधे मेरी छोटी हट की तरफ उड़ पड़ा। उस वक्त मैं अभी अभी आधे मरे हुए सीड को पानी देकर खत्म हुआ था। जैसे ही मैंने आसमान से आती फ्यूरियस रोर सुनी, मेरे माथे की नसें जोर से फड़क उठी। मैंने ऊपर आती गोल्डन लाइट की तरफ देखा और अचानक सिरदर्द महसूस होने लगा। अब एक और क्यों आ गया? मैंने हाथों से मिट्टी झाड़ी और गहरी भौहें सिकोड़ ली। क्या इस जगह कोई इंसान शांति से फार्मिंग भी नहीं कर सकता? बूम! गोल्डन लाइट आसमान को चीरती हुई ऐसे नीचे गिरी जैसे ब्लेजिंग सन धरती से टकरा रहा हो। गोल्डन कोर कल्टीवेटर का टेरिफाइंग प्रेशर चारों तरफ फैल गया और जू वूजी सीधे मेरी स्पिरिट फील्ड के ऊपर उतर आया। उसके बाल और दाढ़ी गुस्से में हवा में लहरा रहे थे, जबकि गोल्डन फ्लेम्स उसके शरीर को घेरे हुए थीं। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका किलिंग इंटेंट लगभग फिजिकल बन चुका था। वो पूरी तरह जमीन पर उतरा भी नहीं था कि उसकी प्रेशर से मेरी पहले से टूटी फूटी हट तुरंत एक्सप्लोड हो गई। लकड़ी के बीम्स जोर से टूट गए और पूरी शैक बिखरे हुए डिबरी में बदल गई। आसपास के पेड़ क्रैक होकर टूट गए और जमीन पर स्पाइडर वेब जैसी फ्रैक्चर्स फैल गईं। लेकिन इस सब के बीच मैं बस चुपचाप खड़ा रहा और नीचे उन सीड्स को देखता रहा जिन्हें मैंने अभी अभी मिट्टी में केयरफुली प्लांट किया था। मेरा एक्सप्रेशन धीरे धीरे डार्क होता जा रहा था। जो वूजी को उम्मीद थी कि यहाँ कोई टेरिफाइंग मॉन्स्टर मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसने डिवाइन सेंस से मुझे स्कैन किया, वो शॉक में फ्रीज हो गया। मेरे शरीर में कुछ भी नहीं था, स्पिरिचुअल पावर का स्लाइटेस्ट ट्रेस तक नहीं, ना कल्टीवेशन ऑरा, ना ट्रेनिंग मार्क्स। मैं सचमुच सिर्फ एक ऑर्डिनरी मॉर्टल था। फिर भी उसी मॉर्टल ने उसके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट नेफ्यू को इतनी बुरी तरह पीटा था कि वो मेन हॉल के सेक्रेड ड्रैगन पिलर में जाकर कील की तरह धंस गया। पहले जू वूजी स्टनड हुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों का गुस्सा ग्रीड में बदल गया। वो तुरंत एक कंक्लूजन पर पहुंच गया। उसके हिसाब से मेरे पास कोई सुप्रीम हिडन ट्रेजर था, इतना पावरफुल कि उसकी गोल्डन कोर डिवाइन सेंस भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो बात यह है, जू वूजी मुझे घूरते हुए बड़बड़ाया। गुस्सा होने के बजाय वो अचानक हंसने लगा, एक चिलिंग लाफ जो एक्साइटमेंट और डिजायर से भरी हुई थी। वरना एक मियर मॉर्टल तेंगर को कैसे घायल कर सकता था? लड़के, अपना मैजिक ट्रेजर मुझे सौंप दे, शायद मैं तेरी जान छोड़ दूं। मैंने बस एक बार उसकी तरफ देखा और फिर सिर नीचे करके मिट्टी में दबे 2.5 बचे हुए सीड्स की तरफ देखने लगा। उस पल मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, ये कल्टीवेटर सच में दिमाग से ठीक नहीं थे। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो जू वूजी ने तुरंत पेशेंस खो दिया। उसने हाथ उठाकर एक डैमेज्ड फॉर्मेशन डिस्क निकाली। जब तू कोऑपरेट नहीं करेगा तो मैं तुझे तेरे ट्रेजर समेत रिफाइन कर दूंगा। जैसे ही उसने फॉर्मेशन डिस्क रिलीज की, वो तेजी से फैलने लगी और पल भर में हमारे आसपास पूरे 1 माइल तक का एरिया कवर कर लिया। राइज 9 ड्रैगन्स रेज ग्रैंड फॉर्मेशन। एक डीफेनिंग हम के साथ क्रिम्सन बैरियर जायंट डोम की तरह नीचे उतरी और मुझे पूरे स्पिरिट फील्ड समेत उसके अंदर सील कर दिया। अगले ही पल 9 ड्रैगन रोअर्स एक साथ फटे और धरती के अंदर से एंडलेस सी ऑफ फ्लेम्स बाहर निकल आया। फॉर्मेशन के अंदर से 100 जांग से भी बड़े 9 जाइगेंटिक फायर ड्रैगन्स प्रकट हुए, जिनके शरीर सैवेज स्केल्स और क्लॉज से ढके थे। उनकी ब्लेजिंग फ्लेम्स आसमान को जला रही थीं, जबकि वो फॉर्मेशन के चारों तरफ घूमते हुए फ्यूरियस रोर्स कर रहे थे। हर गुजरते सेकंड के साथ टेम्परेचर और हॉरिफाइंग होता जा रहा था। जमीन तुरंत सूकर फटने लगी और हवा तक गर्मी से मुड़ने लगी। दूर खड़े आउटर सेक्ट डिसाइपल्स डर से पीले पड़ गए। वो पागल हो गया है, एल्डर जू ने सच में पीक प्रोटेक्टिंग ग्रैंड फॉर्मेशन इस्तेमाल कर दी। वो लिनफन और पूरी जमीन को ग्लास बनाकर जलाना चाहता है। सिर्फ एक आउटर सेक्ट डिसाइपल के लिए क्या इतनी दूर जाना जरूरी है? लेकिन मेरे पास उनकी बातों की परवाह करने का समय नहीं था। जैसे ही मेरे चारों तरफ फायर सी उठी, मैंने फ्लेम्स की तरफ अपनी पीठ कर ली और अपने शरीर से उन 3 छोटे होल्स को पूरी तरह शील्ड कर दिया जहां सीड्स अभी अभी लगाए गए थे। आग बहुत तेज थी, सीड्स पक सकते थे, लेकिन फायर ड्रैगन्स लगातार करीब आते जा रहे थे और हीट मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मेरे बाल और कपड़ों के किनारे टेम्परेचर की वजह से कर्ल होकर जलने लगे। मैं चुपचाप सब सहता रहा, लेकिन मेरी कनपटियों की नसें धीरे धीरे और ज्यादा उभरने लगी। क्या ये लोग सच में कभी नहीं रुकेंगे? पहले उन्होंने मेरी स्पिरिट राइज डिस्ट्रॉय की, फिर मेरे सीड्स कुचल दिए और अब वो मिट्टी तक जलाना चाहते हैं। आखिरकार जैसे ही सारे 9 फायर ड्रैगन्स एक साथ मेरी तरफ चार्ज हुए, मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और मेरी आंखों का तापमान पूरी तरह गायब हो गया। बहुत शोर करते हो। मैंने सीड होल्स को शील्ड करना बंद कर दिया और धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। मेरे पैर अलग हुए और मैंने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाया। हथेलियां एक दूसरे की तरफ थीं। वो मूवमेंट अनबिलीवेबली ऑर्डिनरी था, जैसे मैं बस ताली बजाने वाला हूँ। उसी समय चाइनोन सेक्ट के काउंसिल हॉल के अंदर सेक्ट मास्टर चू तियानको और बाकी पीक मास्टर्स अभी भी हिडन एंसेस्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे। लेकिन ठीक उसी पल कमरे में मौजूद हर इंसान का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया, जैसे किसी इनविजिबल हैंड ने उनके दिलों को जकड़ लिया हो। आउटर सेक्ट की एंसेस्ट्रल लैंड की दिशा से डिस्ट्रक्शन की टेरिफाइंग ऑरा फूट पड़ी। वो स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, वो लॉज नहीं थे, वो कुछ और था। ऐसी फोर्स जो इतनी प्योर और एब्सोल्यूट थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे एग्जिस्टेंस को ही क्रश करके नथिंगनेस में बदल सकती है। एक ऐसी फोर्स, जैसे ही वो टेरिफाइंग ऑरा फूटी, चू तियानको का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो इडियट जू वूजी! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी टूटी हुई हट के खंडहरों के सामने खड़े होकर मैंने धीरे धीरे अपनी हथेलियां आपस में मिलाई। क्लैप! ना कोई स्पिरिचुअल लाइट आसमान को चीर रही थी, ना कोई थंडर स्वर्ग को हिला रहा था। बस एक पेल व्हाइट
व्हाइट शॉक वेव जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी मेरे शरीर से चुपचाप बाहर की तरफ फैलने लगी। एक सेकंड बाद वो 9 फायर ड्रैगन्स जो कुछ पल पहले हेवेनस को जला सकते थे और ओशंस को उबाल सकते थे, हवा से बुझती मोमबत्तियों जैसे हो गए। उन्हें रोअर करने तक का समय नहीं मिला और अगले ही पल सारे ड्रैगन्स एक साथ पफ की आवाज के साथ एग्जिस्टेंस से गायब हो गए। फिर वो व्हाइट शॉक वेव सीधे 9 ड्रैगन्स रेज ग्रैंड फॉर्मेशन से टकराई। क्रिम्सन बैरियर पर शैटर्ड ग्लास जैसी क्रैक्स तुरंत फैल गईं। जू वूजी के चेहरे पर जमी एरोगेंट स्माइल अभी गायब भी नहीं हुई थी कि वो हॉरिफाइंग फोर्स रीबाउंड होकर सीधे उसी पर वापस आ गिरी। इम्पॉसिबल! बैंग! फॉर्मेशन डिस्क हवा में एक्सप्लोड हो गई। जू वूजी के मुंह से खून फूट पड़ा जबकि उसकी प्रोटेक्टिव ऑरा उसी पल शैटर हो गई। उसके शरीर के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी बेकाबू होकर घूमने लगी और उसकी मेरिडियंस को अंदर से फाड़ने लगी। उसका शरीर आसमान से ऐसे गिरा जैसे किसी ने पतंग की डोर काट दी हो। वो जमीन से टकराया और एक मैसिव क्रेटर बना दिया। जब धूल आखिर साफ हुई, उसका आधा शरीर जमीन में धंसा हुआ था और उसके अंदर की सारी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह गायब हो चुकी थी। लेकिन उसकी इंजरीज से भी ज्यादा टेरिफाइंग उसकी आंखों का एक्सप्रेशन था। वो किसी ऐसे इंसान की नजर थी जिसका डाओ हार्ट पूरी तरह टूट चुका हो। कंफ्यूजन, डिस्पेयर, ब्रोकन बिलीफ। एक मॉर्टल, ये कैसे पॉसिबल है? ना स्पिरिचुअल पावर, ना लॉज, कल्टिवेशन ऐसे काम नहीं करती। वो पूरी तरह अपना दिमाग खो चुका था। ठीक उसी पल चू तियांको और बाकी पीक मास्टर्स आखिर वहां पहुंच गए। उनका टाइमिंग परफेक्ट था। उन्होंने मुझे ठीक उसी समय देखा जब मैंने ताली बजाना खत्म किया था और फिर अपने थोड़े लाल हुए पाम्स को इरिटेशन के साथ कैजुअली रगड़ रहा था। चारों तरफ देखने पर फायर ड्रैगन्स गायब थे। ग्रैंड फॉर्मेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और माइटी गोल्डन कोर एल्डर मिट्टी में किसी मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। पल भर में साइलेंस ने पूरी जगह निगल ली, लेकिन वो साइलेंस सिर्फ एक पल तक रही। अगले ही सेकंड चू तियांको की पीठ पर ठंडा पसीना वाटरफॉल की तरह बहने लगा। ऑर्डिनरी लोग शायद समझ नहीं पाते कि उन्होंने अभी क्या देखा है, लेकिन वो समझ गया था। वो कोई साधारण क्लैप नहीं था। मैंने ग्रेट डॉ ऑन ऑफ स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके स्पेस को पुश किया था, रियलिटी के लॉज को ट्विस्ट किया था और एक प्योर फोर्स डोमेन क्रिएट कर दिया था जो सभी टेक्निक्स को नलिफाई कर सकता था। हवा की एक कैजुअल वेव ने सेक्ट प्रोटेक्टिंग ग्रैंड फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर दी थी। एक सिंगल क्लैप ने गोल्डन कोर एल्डर को क्रिपल कर दिया था। अगर मैं हिडन एंसेस्टर नहीं था तो और कौन हो सकता था? और सबसे बुरी बात, उस मूर्ख जू वूजी ने सच में मुझे एंगर कर दिया था। चू तियान को अब प्रॉपर्ली लैंड करने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। उसका शरीर कांप उठा और अगले ही पल वो सीधे आसमान से नीचे गिरा और मेरे सामने भारी आवाज के साथ घुटनों के बल बैठ गया। उसके नीज ने जमीन में 2 गहरे गड्ढे बना दिए जबकि उसका माथा मजबूती से धरती से लगा हुआ था। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी जब वो बोला, आपका हम्बल सर्वेंट चू तियानको सेक्ट को प्रॉपर्ली डिसिप्लिन करने में असफल रहा और आपकी पीसफुल मॉर्टल कल्टिवेशन डिस्टर्ब हो गई। सीनियर, मेरे पाप 10,000 मौतों के लायक हैं। मैं सीनियर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना क्रोध शांत करें और सेक्ट के इनोसेंट मेंबर्स को बख्श दें। जैसे ही वो घुटनों पर गिरा, उसके पीछे खड़े सारे पीक मास्टर्स भी तुरंत उसके साथ झुक गए। हम एंसेस्टर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना क्रोध शांत करें। दूर से देख रहे आउटर सेक्ट डिसाइपल्स ये दृश्य देखकर पूरी तरह हॉरिफाइड हो गए। माइटी सेक्ट मास्टर और सारे पीक मास्टर्स मेरे सामने सिर झुकाकर नील कर रहे थे, ऊपर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ मैं बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ पहले उनके झुके हुए शरीरों को देखता रहा, फिर अपने थोड़े लाल हुए पाम्स की तरफ देखा। काफी देर की साइलेंस के बाद मैंने आखिर कहा, बस गर्मी लग रही थी तो मैंने खुद को थोड़ा हवा कर लिया। इसके लिए मुझे पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना? सिर्फ इस एक सेंटेंस ने चू तियांको को पैनिक से लगभग अपना माथा फोड़ लेने पर मजबूर कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसी हिम्मत कभी नहीं करेंगे। जो वूजी अंधा और एरोगेंट था, उसकी मौत भी उसके क्राइम का प्रायश्चित नहीं कर सकती। फिर इस डर से कि कहीं मैं अभी भी एंग्री ना हो जाऊं, उसने तुरंत अपना सबसे बड़ा ट्रेजर ऑफर कर दिया। सीनियर, अगर आप सेक्ट के अंदर रहना चाहते हैं तो मैं इनर सेक्ट का चेनी स्पिरिट रेल्म आपको ऑफर करने को तैयार हूं। वहां पूरे चाइनोन सेक्ट की हाईएस्ट ग्रेड स्पिरिचुअल लैंड मौजूद है। वायोलेट गोल्ड स्पिरिट सॉइल, उसे 10,000 ईयर स्पिरिट स्प्रिंग ने नॉरिश किया है और वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी ऑर्डिनरी लैंड से 100 गुना ज्यादा डेंस है। इसके अलावा सेक्ट ए आपके फूड और लॉजिंग का पूरा इंतजाम करेगा। मैं गारंटी देता हूं कि अब कोई भी आपकी मॉर्टल कल्टिवेशन डिस्टर्ब नहीं करेगा। सीनियर, मैं शुरुआत में मना करने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने हाईएस्ट ग्रेड स्पिरिचुअल लैंड, 10,000 ईयर स्पिरिट स्प्रिंग और फूड एंड लॉजिंग इंक्लूडेड वाले वर्ड्स सुने, मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। गुड लैंड का मतलब गुड हार्वेस्ट्स और गुड हार्वेस्ट्स का मतलब ज्यादा खाना। मेरे चेहरे पर तुरंत सिंपल स्माइल आ गई और मैंने चू तियानको के शोल्डर पर हाथ थपथपा दिया। तुम्हें शुरू में ही ये बोल देना चाहिए था, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। और बस ऐसे ही उन स्टंडेड डिसिपल्स की नजरों के सामने, जिन्हें लग रहा था कि वो सपना देख रहे हैं, मैं अपनी टूटी हुई हो उठाकर ओवरली रिस्पेक्टफुल सेक्ट मास्टर के पीछे पीछे इनर सेक्ट की तरफ चला गया। उसी दिन से चेनॉन सेक्ट की फेट पूरी तरह बदल गई। चेनी स्पिरिट रियलम बादलों के समुद्र के ऊपर तैरता था और पूरे चियोनन सेक्ट के स्पिरिचुअल वेन कोर की तरह काम करता था। जैसे ही मैंने उसके अंदर कदम रखा, मैं वहीं फ्रीज हो गया। मेरे पैरों के नीचे की जमीन सॉफ्ट वायलेट गोल्ड रंग में चमक रही थी, अनबिलीवेबली रिच और फर्टाइल, जबकि स्पिरिचुअल एनर्जी हवा में थिक मिस्ट की तरह तैर रही थी। मिट्टी की सिर्फ एक मुट्ठी तक लाइट से शिमर करती दिख रही थी। फील्ड के पास जेड वॉल से एक साफ स्प्रिंग बह रही थी और उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी की प्योरिटी सच में शॉकिंग थी। कल्टिवेटर्स के
के लिए चेनी स्पिरिट रेल्म इमेजिनेशन से परे एक सेक्रेड लैंड था, लेकिन मेरे लिए ये जगह फार्मिंग हेवन थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नीचे झुककर मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, उसे अपनी नाक के पास लाया और गहरी सांस ली। फिर उसे उंगलियों के बीच धीरे धीरे रगड़कर महसूस किया, और उसी पल इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मेरे चेहरे पर सच में जेन्युइन स्माइल आई। ब्यूटीफुल, मिट्टी सॉफ्ट थी, ह्यूमस से भरपूर, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का बैलेंस प्रैक्टिकली परफेक्ट था। यही यही होती है असली अच्छी जमीन। मेरे बगल में खड़े चूत यनको ने वो अजीब शब्द सुनते ही कांपना शुरू कर दिया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आखिर ये कौन से एंशिएंट हेवनली ट्रूथ्स थे? क्या ये हेवन की प्योर एनर्जी थी, अर्थ के स्पिरिचुअल ट्रेजर्स, थ्री एलिमेंट्स की हार्मनी? जितना ज्यादा वो सोचता गया उतना ही टेरिफाइड और अमेज्ड होता गया। उसने तुरंत जेड स्लिप निकाली और उन 3 मिस्टीरियस टर्म्स को उसमें सीरियसली इंग्रेव कर लिया, ताकि बाद में 12 पीक मास्टर्स के साथ मिलकर उनका अध्ययन कर सके। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई, फिर से शुरू हो गया, हर चीज को जरूरत से ज्यादा ओवरथिंक करना। लेकिन ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं मुड़ा और स्पिरिट स्प्रिंग वाटर को टेस्ट किया। जैसे ही मैंने उसे पिया, मेरा मूड और अच्छा हो गया। वाटर क्वालिटी भी एक्सीलेंट है, मिनरल्स परफेक्टली बैलेंस्ड हैं, इरिगेशन के लिए आइडियल। मुझे इतना सेटिस्फाइड देकर चूत यंको तुरंत आगे आया और रिस्पेक्टफुल तरीके से मुझे एक स्टोरेज बैग ऑफर किया, जैसे कोई प्राइसलेस ट्रिब्यूट दे रहा हो। उसके अंदर सेक्ट के ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स भरे हुए थे। 10,000 ईयर जेड गिनसिंग, 9 लीफ इमॉर्टल ग्रास, ड्रैगन ब्लड फ्रूट, मिस्टिक स्पिरिट गैनोडर्मा। हर एक चीज ऐसी थी जिसके लिए बाहर के कल्टिवेटर्स बिना हेजिटेशन एक दूसरे को मार डालते। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरी आंखें और चमक उठी। अरे, ये सब तो प्रीमियम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ये सुनते ही चूत यंको की लगभग सोल निकल गई। मैंने 10,000 ईयर जेड गिनसिंग उठाया और उसे हाथ में सीरियसली तौलते हुए बोला, वाटर कंटेंट काफी हाई है। अगर इसे क्रश करके प्रॉपर्ली फर्मेंट किया जाए तो ये एक्सीलेंट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बन सकता है। और ये 9 लीफ इमॉर्टल ग्रास ट्रेस एलिमेंट्स के लिए परफेक्ट। जितना ज्यादा मैं बोलता गया उतना ही एक्साइटेड होता गया। मेरा मन उसी वक्त फार्मिंग शुरू करने का करने लगा। दूसरी तरफ चूत यन को ऐसा लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक आने वाला हो। फिर भी वो कांपती हुई स्माइल के साथ बार बार सिर हिलाता रहा। यस सीनियर, बिल्कुल सही, परफेक्टली राइट। कुछ देर बाद वो क्वाइटली वहां से चला गया और पर्सनली ऑर्डर दिया कि चेनी पी के आसपास का पूरा एरिया रिस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया जाए, जिसे सेक्ट के सबसे पावरफुल एल्डर्स गार्ड करेंगे। वहां एक मक्खी तक को मेरे पास आने की इजाजत नहीं थी, और मेरी तरफ से मैंने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया। उसी रात मैंने सेक्ट के उन सारे सो कॉल्ड प्राइसेस ट्रेजर्स को एक साथ डंप कर दिया। अपनी टूटी हुई हो से मैंने सबको क्रश करके मिक्स किया और वायलेट गोल्ड स्पिरिट सॉइल और स्पिरिट स्प्रिंग वाटर के साथ मिलाकर एक जायंट फर्टिलाइजर पाइल बना दी, जिसकी स्मेल मेडिसिनल भी थी और अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव भी। गुड, कुछ दिनों में ये यूजेबल हो जाना चाहिए। उसके बाद मैंने जमीन जोतनी शुरू की। यहाँ की सॉइल एक्सीलेंट थी, लेकिन सालों तक स्पिरिट फॉर्मेशंस के असर से थोड़ी हार्ड हो चुकी थी। जैसे ही मेरी हो जमीन से टकराई, पूरा चेनी पीक हिंसक तरीके से कांप उठा। उसी समय ले यांग पी का पीक मास्टर सिक्लूडेड कल्टीवेशन में युआन यिंग स्टेज ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। अचानक आए वाइब्रेशन ने उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिस्टर्ब कर दी और वो लगभग खून उगलने वाला था। जब मेरी हो दूसरी बार जमीन पर लगी, इनर सेक्ट एल्डर्स के एक्सप्रेशंस ड्रास्टिकली बदल गए। तीसरी स्ट्राइक तक पूरा इनर सेक्ट लगातार छोटे अर्थक्वेक की तरह हिलने लगा। लेकिन जब उन्होंने डिवाइन सेंसेस फैलाकर सोर्स चेक किया तो पता चला कि वाइब्रेशन रिस्ट्रिक्टेड जोन चेनी पीक से आ रही थी। अगले ही पल जो गालियां वो देने वाले थे वो सब उनके गले में ही अटक गईं। वो अंदर से फ्यूरियस थे, लेकिन किसी की एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरी तरफ होली सन पैलेस के अंदर वो जायंट स्टोन डोर्स जो पिछले 3 सालों से बंद थे, अचानक एक्सप्लोड होकर खुल गए। सोर्ड एनर्जी सीधे हेवंस तक जा पहुंची, जबकि पूरे इनर सेक्ट की आधी फ्लाइंग सोर्ड्स वायलेंटली ट्रेम्बल और रेजोनेट करने लगी। स्नो से भी ज्यादा सफेद रोब्स पहने एक यंग मैन धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी ऑरा बॉटमलेस अबिस जैसी लग रही थी और साफ था कि वो पहले ही गोल्डन कोर रेल्म के पीक पर पहुंच चुका था। उसका नाम था चू चोंगजियाओ, सेक्ट मास्टर का बेटा और पूरे चाइनन सेक्ट का एक्नॉलेज्ड नंबर 1 जीनियस। लेकिन कल्टीवेशन से बाहर निकलते ही उसे पता चला कि चेनी स्पिरिट रेल्म, जो ओरिजिनली उसके लिए रिजर्व था, अब किसी मियर मॉर्टल के पास था। चू चोंगजियाओ तुरंत हंसा, लेकिन उसकी हंसी बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। इंटरेस्टिंग, लगता है किसी की जीने से ऊब हो गई है। बिना हेजिटेशन वो सीधे काउंसिल हॉल की तरफ चल पड़ा। उस समय चूत यंको और 12 पीक मास्टर्स अब भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वाले शब्दों के चारों तरफ बैठे इतने इंटेंसली स्टडी कर रहे थे कि उनके चेहरे तक लाल हो चुके थे। फादर, चू चोंगजाओ डोरवे पर खड़ा हुआ। उसकी आवाज कोल्ड और डीप थी। आपने चेनी स्पिरिट रेल्म एक मॉर्टल को क्यों दे दिया? चूत यंको का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। उस सीनियर की आइडेंटिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुम्हें उन्हें क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं है और बिल्कुल प्रोवोके करने की भी नहीं। लेकिन जितना ज्यादा चूत यंको ऐसा बोलता गया उतना ही रिडिकुलस ये सब चू चोंगजाओ को लगने लगा। एक मॉर्टल, उसे सीनियर कहने का क्या अधिकार है और उसे मेरी टेरिटरी में रहने का क्या हक है? उसने आगे सुनना ही रिफ्यूज कर दिया। मुड़ते हुए उसने सिर्फ एक सेंटेंस छोड़ा, कल सेक्ट मार्शल कंपटीशन के दौरान मैं खुद देखूंगा कि आखिर वो कौन इंसान है जिसने आपको इस तरह नील करने पर मजबूर कर दिया। फादर, अपने बेटे को जाते हुए देखकर चूत यंको का चेहरा तुरंत पेल पड़ गया। उसे पहले ही समझ आ चुका था कि ट्रबल आने वाली है। अगले दिन जैसे उम्मीद थी, पूरे सेक्ट की ग्रैंड मार्शल आर्ट्स कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो गई और चूत यंको के रिस्पेक्टफुल
स्पेशल इन्विटेशन पर मुझे सीधे मेन स्टेज की सबसे ऊंची पोजीशन पर बैठाया गया। उन्होंने मुझे जो सीट दी थी वहां से पूरे अरीना का सबसे बेस्ट व्यू दिखता था और सबसे जरूरी बात, वहां स्नैक्स भी सबसे ज्यादा थे। ऑनेस्टली मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था क्योंकि ये सब मुझे काफी ट्रबलसम लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने टेबल पर रखे स्पिरिचुअल फ्रूट्स और वाटरमेलन सीड्स देखे, मैंने मजबूरी में बैठने का फैसला कर लिया। नीचे स्टेज पर डिसाइपल्स अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे जबकि क्राउड लगातार चिल्ला रहा था, लेकिन उन्हें देखकर मुझे बस नींद आ रही थी। इसीलिए मैंने एक स्पिरिचुअल फ्रूट उठाया और उसे वाटरमेलन सीड्स की तरह चबाना शुरू कर दिया। क्रैक क्रैक मैं आराम से खाते हुए आधा ध्यान मैचेस पर दे रहा था। आखिरकार चू चोंगजाओ की बारी आई। पूरा सफेद कपड़ों में ड्रेस्ड उसने सिर्फ एक सोर्ड स्ट्राइक इस्तेमाल किया और अपने ओपोनेंट को सीधे स्टेज से बाहर उड़ा दिया। क्राउड तुरंत चीयर्स से फट पड़ा। होली सन अनबीटेबल है। लेकिन चू चोंगजाओ ने किसी की तारीफ पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल उसने धीरे धीरे सिर उठाया। हजारों मीटर की दूरी से उसकी नजर हवा को चीरती हुई तलवार की तरह सीधे मेन प्लेटफॉर्म पर बैठे मुझ पर आकर टिक गई। एक मर्टल जिसके शरीर में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी। क्या तुम सच में वहां बैठने के लायक हो? उसकी कोल्ड वॉइस पूरे अरीना में गूंज उठी। क्या तुम नीचे आकर मेरी सोर्ड का एक स्ट्राइक लेने की हिम्मत रखते हो? पूरा अरीना तुरंत शांत हो गया। चू तियानको का एक्सप्रेशन इतना बदल गया कि वो लगभग अपनी सीट से कूद पड़ा, लेकिन उसी पल ग्रैंड एल्डर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। हल्की स्माइल के साथ बूढ़ा आदमी बोला, सेक्ट मास्टर, आप इतने नर्वस क्यों हैं? अगर वो सच में सीनियर हैं, तो जूनियर से गाइडेंस लेना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सही कहा ना? चू तियानको गुस्से से कांप उठा। ये इडियट्स सच में अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे टेस्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे उनके दिमाग में चल रही किसी चीज की स्लाइटेस्ट आइडिया तक नहीं थी। मैं अभी भी वाटरमेलन सीड्स खाने में बिजी था। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। आज ये सीड्स थोड़े ज्यादा सॉल्टी लग रहे हैं। अगली बार इन्हें बोलना पड़ेगा कि नमक कम डालें। लेकिन चू चोंगजाओ की नजर में मेरी ये कंप्लीट इंडिफरेंस पूरे सेक्ट के सामने अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन थी। आखिरकार उसने पूरी पेशेंस खो दी। अगले ही पल वो सोर्ड लाइट की स्ट्रीक में बदल गया और सीधे मेन स्टेज पर उतर आया। क्लैंग! उसकी लॉन्ग सोर्ड शीथ से बाहर निकली और सोर्ड एनर्जी मेरे कान के पास से गुजरती हुई पीछे की कोल्ड जेड सीट को साफ दो हिस्सों में काट गई। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। चू चोंगजाओ हाथ में सोर्ड लिए खड़ा था। उसके व्हाइट रोब्स हवा में फ्लटर कर रहे थे और उसकी नजरें ऐसी ठंडी थीं जैसे वो किसी कॉप्स को देख रहा हो। तभी मैंने सीड्स खाना रोका, डर की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि ये आदमी ऑनेस्टली जरूरत से ज्यादा नॉइजी था। जैसे ही मैंने आखिर उसकी तरफ देखा, चू चोंगजाओ के होंठों पर मॉकिंग स्माइल आ गई। फिर उसने अपनी गोल्डन कोर ग्रेट कंप्लीशन कल्टीवेशन और सोर्ड डाओ प्रिंसिपल्स का पूरा प्रेशर अनलीश कर दिया। तुम्हें ऑनर्ड फील करना चाहिए कि तुम मेरी फैंटम सोर्ड डाओ के नीचे हारोगे। उसके बोलते ही उसका फिगर ब्लर हो गया। एक शैडो 10 बनी, 10 100 बने, 100,000 बन गए। अगले ही इंस्टेंट पूरा स्टेज एंडलेस सोर्ड फैंटम से भर गया, हर एक इतना शार्प कि जैसे सोल्स को काट सकता हो। वो आपस में क्रॉस और लेयर होकर मेरे आसपास की हर एस्केप रूट पूरी तरह सील कर चुके थे। नीचे के डिसाइपल्स शॉक में फ्रीज हो गए, यहाँ तक कि एल्डर्स और पीक मास्टर्स तक पेल पड़ गए। सोर्ड डाओ लॉस, होली सन पहले ही सोर्ड डाओ प्रिंसिपल्स को टच कर चुका है। ये अटैक नेसेंट सोल कल्टिवेटर तक को अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन जहां बाकी सब हॉरिफाइड थे, वहीं मुझे बस आंखों में स्ट्रेन महसूस हो रहा था। उन फ्लैशिंग सोर्ड शैडोज को देखना ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जायंट डिस्को बॉल को घूर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने नीचे सिर झुकाकर अपनी लैब में रखी आधी प्लेट वाटरमेलन सीड्स को केयरफुली प्रोटेक्ट किया ताकि सोर्ड एनर्जी उन्हें उड़ा ना दे। फिर मैंने वापस ऊपर देखा और हेल्पलेस साई छोड़ी। हम सच में एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ सकते। चू चोंगजाओ काउंटलेस सोर्ड फैंटम्स के बीच प्राउडली खड़ा था। उसकी आवाज आइसी कोल्ड थी। घुटनों पर बैठो, हार मान लो, चेनी स्पिरिट रेल्म छोड़ दो, शायद मैं तुम्हें थोड़ी डिग्निटी छोड़ दूं। ऑनेस्टली अब मुझे उससे आर्ग्यू करने तक में आलस आ रहा था, इसलिए मैंने कैजुअली एक वाटरमेलन सीड शेल कसा से उठाया जिसे मैं अभी खाकर खत्म कर चुका था। वो अभी भी थोड़ा गीला था। मैंने उसे धीरे धीरे अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच पकड़ा। फिर मैंने सबसे सिंपल एक्शन किया, मैंने उसे फ्लिक कर दिया। जैसे ही वो टाइनी सीड शेल मेरी उंगलियों से छूटा, उसके आसपास का स्पेस 1 इंच तक हल्का कोलैप्स हो गया। अगले ही पल वो पूरी तरह गायब हो गया। बस एक अनइमेजिनेबली फास्ट स्ट्रीक ऑफ लाइट बची जिसे किसी की कॉन्शियसनेस फॉलो नहीं कर सकती थी। वो हवा को इंस्टेंटली चीरती हुई आगे बढ़ी और रास्ते में आने वाले हर सोर्ड फैंटम के बीच से गुजर गई। जो काउंटलेस सोर्ड शैडोज कुछ पल पहले डैजलिंग लग रही थीं, वो स्ट्री के गुजरते ही बिना आवाज किए एक साथ कोलैप्स हो गईं, जैसे किसी हायर लॉ ने उनकी एग्जिस्टेंस ही इरेज कर दी हो। चू चोंगजाओ के चेहरे पर एरोगेंस अब भी मौजूद थी, लेकिन अब उसमें ओवरवेलमिंग डेंजर भी महसूस हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए अब डॉज करने का समय नहीं बचा था, रिएक्ट करने का भी नहीं। अरीना में एक टाइनी साउंड हल्के से गूंजी। वो स्ट्रीक ऑफ लाइट सीधे उसके बंधे हुए बालों से टकराई। फिर अगले ही पल उसके सिर के ऊपर इनडिस्क्राइबेबल फोर्स एक्सप्लोड हुई। उसकी सोर्ड ऑरा बैरियर तुरंत शैटर हो गई। स्टेज पर आने से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उसका शरीर पीछे की तरफ ब्लास्ट हुआ। बूम! वो पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड के पार उड़ता हुआ हजारों फीट दूर जायंट आयरन क्लिफ वॉल से जा टकराया। उसके व्हाइट रोब्स फट गए जबकि उसके लंबे बाल हवा में बिखर गए। उसके हाथ और पैर ढीले लटक रहे थे और वो वॉल में ऐसे धंसा हुआ था जैसे किसी ने क्रॉक्ड पेंटिंग को जबरदस्ती वहां ठोक दिया हो। माउंटेन विंड में हल्का हल्का हिलता हुआ साइलेंस ने पूरे एरिना को निगल लिया। हर इंसान फ्रीज हो गया था। उन्होंने पहले उस टाइनी फिगर को देखा जो क्लिफ वॉल पर पिनड था, फिर वापस मेरी तरफ देखा जो अब भी कामली स्टेज पर बैठा था। उनके दिमाग पूरी
पूरी तरह काम करना बंद कर चुके थे। सबसे पहले आगे भागने वाला खुद ग्रैंड एल्डर था। शॉक और फ्यूरी में वो वॉल की तरफ बढ़ा और चू चोंगजियाओ को बाहर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस चीज से टकराईं जिसने चू चोंगजियाओ को पिन किया हुआ था, वो अचानक फ्रीज हो गया, क्योंकि आयरन वॉल में धंसी हुई चीज कोई डिवाइन ट्रेजर या फ्लाइंग सोर्ड नहीं थी। वो एक जली हुई काली वाटरमेलन सीड शैल थी। ग्रैंड एल्डर उस टाइनी वाटरमेलन सीड शैल को ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखता रह गया, जबकि उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे गायब होकर प्योर टेरर और डिसबिलीफ में बदल गया। यहाँ तक कि उसका वर्ल्ड व्यू भी पूरी तरह टूट चुका था। दूसरी तरफ चू तियानको की तो खुशी से लगभग आंखों में आंसू आ गए। हाँ, यही था। सिर्फ एक वाटरमेलन सीड शैल से मैंने होली सन की स्वॉर्ड डाउ तोड़ दी थी और पीक गोल्डन कोर जीनियस को 1000 फुट आयरन वॉल पर कील की तरह ठोक दिया था। चू थियानको की नजर में यही वो शक्ति थी जो एक सच्चे एंसेस्टर के योग्य थी। उसका गैम्बल सही साबित हुआ था। चाइनन सेक्ट ने अपनी सबसे बड़ी बेट जीत ली थी, लेकिन मेरी तरफ से देखा जाए तो इसमें सेलिब्रेट करने लायक कुछ भी नहीं था। मैंने बस अपने हाथों से क्रश्ड सीड शेल्स झाड़ी और खड़ा हो गया। नीचे केओटिक क्राउड की तरफ इरिटेशन के साथ देखते हुए मैंने फ्लैट वॉइस में कहा, अगली बार मुझे इस तरह के नॉइजी परफॉर्मेंस के लिए मत बुलाना। फिर मैंने अपनी ब्रोकन हो उठाई और मुड़कर चलने लगा। मुझे अभी भी अपनी क्रॉप्स को पानी देना है। लेकिन ठीक उसी पल मैं अचानक रुक गया। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे चाइनन सेक्ट के हर इंसान ने एक साथ अपने शरीर में बोन पियर्सिंग चिल और ओवरवेलमिंग ड्रेड को रेंगते हुए महसूस किया। सबने इंस्टिंक्टिवली आसमान की तरफ देखा। कुछ ही पल पहले का ब्राइट स्काई अब एंडलेस ब्लड रेड क्लाउड से निगल लिया गया था। वो बादल ऐसे चर्न हो रहे थे जैसे खौलता हुआ ब्लड ओशन हो, और उनके अंदर से अनबिलीवेबली थिक डिमोनिक ऑरा और बाउंडलेस रिजेंटमेंट पूरे सेक्ट पर उतर रही थी। फिर क्रिम्सन क्लाउड्स की गहराई से एक डेफनिंग लाफ गूंजी। अगले ही सेकंड बूम, बादल बीच से फट गए। 100 से ज्यादा वॉरशिप्स जो फ्यूज जायंट बोन्स से बनी थीं, धीरे धीरे ब्लड सी के अंदर से बाहर आने लगी, एंडलेस ब्लैक एनर्जी में लिपटी हुई। उन्होंने आसमान और सूरज दोनों को ढक लिया और पूरी दुनिया डार्कनेस में डूब गई। उसके तुरंत बाद मर्डरस इंटेंट से भरी एक आवाज डीमन गॉड की रोर की तरह पूरे चाइनन सेक्ट में गूंज उठी। चिनन सेक्ट के लोगों, मरने की तैयारी कर लो। हमारे सेक्ट मास्टर के आदेश से आज तुम्हारा सेक्ट एग्जिस्टेंस से मिटा दिया जाएगा। ब्लड डीमन सेक्ट ने फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर दिया था। जैसे ही वो ब्लड क्लाउड्स उतरी, मुझे उसी पल समझ आ गया कि ये लोग सिर्फ ट्रबल क्रिएट करने नहीं आए थे। एक के बाद एक जाइगेंटिक बोन वॉरशिप्स बॉइलिंग ब्लड सी से बाहर तैरती चली आईं। हर शिप के प्राव पर इनॉर्मस डीमन स्टैच्यूज खड़ी थीं, जो इमोशनलेस नजरों से चाइनन सेक्ट को देख रही थीं, और उनकी हॉलो आईज के अंदर ईरी ग्रीन सोल फ्लेम्स फ्लिकर कर रही थीं, जैसे स्टार्विंग वुल्व्स हेल्पलेस शीप को देख रहे हो। अगले ही पल ब्लड डीमन सेक्ट ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। बूम, लीड वॉरशिप से कोलैप्सिंग माउंटेन जितनी बड़ी जिगांटिक क्रिम्सन बीएम सीधे चियोनन सेक्ट के गेट्स की तरफ फायर हुई। सेक्ट मास्टर चू तियानको की आंखें रेत से लगभग फट पड़ी। उसने तुरंत पूरे माउंटेन रेंज की प्रोटेक्टिंग ग्रैंड बैरियर एक्टिवेट कर दी। मैसिव ग्रीन लाइट बैरियर आसमान की तरफ उठी और किसी तरह समय रहते सेक्ट गेट्स को कवर कर पाई। लेकिन अटैक के टकराते ही पूरा चाइनन सेक्ट ऐसे कांप उठा जैसे किसी जायंट ने पंच मारा हो। माउंटेन्स ट्रेम्बल करने लगे, धरती क्रैक हो गई। काउंटलेस आउटर सेक्ट डिसाइपल्स सिर्फ शॉक वेव की फोर्स से ही खून उगलकर गिर पड़े। उससे भी बुरी बात, बैरियर की लाइट विजिबली डिम हो गई। फिर ब्लड क्लाउड्स के अंदर से वही कोल्ड लाफ दोबारा गूंजी। ब्लड डीमन सेक्ट ने आखिर अपना ट्रम्प कार्ड रिवील कर दिया। 3000 साल पहले उन्होंने सीक्रेटली चाइनन सेक्ट की बैरियर में इन्फिल्ट्रेट करके उसके कोर के अंदर ब्लड फील्ड सीड्स प्लांट कर दिए थे। उन्होंने इस वॉर को हजारों साल तक सिर्फ इसीलिए प्रिपेयर किया था ताकि पूरे सेक्ट को एग्जिस्टेंस से पूरी तरह मिटा सकें। वॉइस खत्म भी नहीं हुई थी कि सारे 100 बोन वॉरशिप्स ने एक साथ फायर कर दिया। एंडलेस क्रिम्सन बीम्स अपोकलिप्स के मीटियर्स की तरह बरसने लगी। ग्रीन बैरियर पर तेजी से क्रैक्स फैलने लगी और पैनिक ने पूरे सेक्ट को तुरंत निगल लिया। डिसिपल्स टेरर में चीखते हुए भागने लगे, डेस्परेटली एस्केप करने की कोशिश करते हुए। लेकिन उन्हें पास से पता चला कि माउंटेन के चारों तरफ बोन वॉरशिप्स ने सेक्ट के हर रास्ते को कंप्लीटली सील कर दिया था। कुछ लोग रोने लगे, कुछ डिस्पेयर में गिर गए और कुछ डर के मारे अपना दिमाग खो बैठे। ग्रेट एल्डर पैलफेस और ट्रेम्बलिंग वॉइस के साथ लड़खड़ाता हुआ चिन्मैचो तियानको के पास पहुंचा। सेक्ट मास्टर, सरेंडर कर दीजिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेक्ट का हर इंसान मर जाएगा। लेकिन वो वर्ड सुनते ही चू तियानको की आंखों में आग और भड़क उठी। चुप रहो, उसने ग्रेट एल्डर को जोर से धक्का दे दिया। ग्रीन क्लाउड सेक्ट में सिर्फ ऐसे सेक्ट मास्टर्स होते हैं जो लड़ते हुए मरते हैं। यहाँ सरेंडर करने वाले सेक्ट मास्टर्स नहीं होते। ये कहने के बाद उसने अचानक चेनी पी की दिशा में देखा। उसके दिल में अब वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। तुम सब चाहे कुछ भी हो, बैरियर कोर की रक्षा करो। मैं एंसेस्टर से मदद मांगने जा रहा हूँ। चू तियानको अपनी पूरी स्पीड से उड़ पड़ा। डेस्परेशन में लगभग इनकमिंग क्रिम्सन बॉम्बार्डमेंट से टकराते टकराते बचा। लेकिन जब वो आखिर चेनी स्पिरिट रेल्म के एंट्रेंस पर पहुंचा, वो पूरी तरह फ्रीज हो गया। केव एंट्रेंस के सामने 3 इनॉर्मस स्टोन्स रखे थे, हर एक छोटे माउंटेन जितना बड़ा, और वो परफेक्टली साइड बाय साइड अरेंज थे। सबसे इरिटेटिंग बात ये थी कि उन जायंट स्टोन्स पर 2 बड़े टेढ़े मेढ़े शब्द करव किए गए थे, एंटी थेफ्ट। चू तियानको कुछ पल तक उन वर्ड्स को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ घूरता रहा। फिर उसने दांत भींचकर अपनी प्राइमोर्डियल सोल कल्टीवेशन की पूरी ताकत के साथ एक स्टोन पर पाम स्ट्राइक मारी। लेकिन स्टोन जरा सा भी नहीं हिला। उल्टा इंपैक्ट
इतना भयानक था कि उसकी इंटरनल एनर्जी केओटिक हो गई और वो लगभग वहीं खून उगल देता। तभी उसे हॉरर के साथ एहसास हुआ कि ये कोई स्पेल या मैजिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ये लिटरली सिर्फ 3 ऑर्डिनरी रॉक्स थे। फर्क बस इतना था कि हर रॉक अब्सर्डली हैवी थी, इतनी हैवी कि एक प्राइमोर्डियल सोल कल्टीवेटर भी उसका वजन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता था। चू तियन को पूरी तरह फ्रीज हो गया। उसी पल उसे आखिर समझ आया, ये कोई बैरियर नहीं था जिसे सीनियर ने डिलिबरेटली लगाया हो। मैंने तो बस कैजुअली 3 रॉक्स एंट्रेंस के सामने शव कर दिए थे और बाहर क्या हो रहा है उसे पूरी तरह भूल चुका था। उधर माउंटेन के बाहर मचे केओस से कंप्लीटली अनअवेयर मैं खुद से हमिंग करता हुआ सेक्रेड स्प्रिंग से 2 जायंट बकेट्स में पानी भरकर ला रहा था। बाहर एक्सप्लोजन्स लगातार हेवेंस और अर्थ को शेक कर रहे थे, लेकिन जब मैंने डार्क एंड स्काई की तरफ देखा तो मुझे बस लगा कोई मैसिव स्टॉर्म आने वाला है। साला वेदर भी हर वक्त बदलता रहता है। बकेट्स भरने के बाद मैं उन्हें फील्ड्स की तरफ लेकर चला। पिछले कुछ दिनों में मुझे जिस चीज पर सबसे ज्यादा प्राइड थी वो सेक्ट नहीं था, स्पिरिट रेल्म नहीं था, ना ही वो सो कॉल्ड सेक्रेड लैंड। वो था इरिगेशन कैनाल, जिसे मैंने पूरे 3 दिन लगाकर पर्सनली डिग किया था। हो का हर स्ट्राइक परफेक्टली प्रिसाइज था, लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट थी, डेप्थ पूरी तरह यूनिफॉर्म थी और हर एंगल से वो कैनाल अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल लगती थी। ऑनेस्टली मेरी नजर में वो मास्टरपीस थी। मैंने तो पूरा प्लान भी बना लिया था, आज स्पिरिट स्प्रिंग वाटर कैनाल के थ्रू डायरेक्ट करूंगा और कल आखिरकार हाफ सीड प्रॉपर्ली प्लांट कर पाऊंगा। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था।